मॉर्निंग एवरीवन। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि लास्ट हम लोगों ने देखा कि कोई भी सर्विसेज कंपनी को आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करना काफी आसान होता है, पर स्केल करने जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जब तक आपने अपनी कंपनी के लिए मिस आइडेंटिफाइड नहीं किया, आपने अपनी स्पेशलिस्ट अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाइड नहीं की और आप उसको स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमेशा अपने ऑपरेशन में स्ट्रगल करेंगे, आपने हमेशा डिलीवरी में स्ट्रगल करेंगे। तो ये सारी चीजें तो आपने मुझसे थ्योरी में सीखी, पर प्रैक्टिकल में जिन्होंने किया, मनीष भाई आज हमारे साथ में है। मनीष भाई फुल स्कूप एक बहुत ही सक्सेसफुल डिजिटल मीडिया कंपनी रन करते हैं। देश विदेश के बहुत सारे बड़े बड़े होटल उनके लिए आज वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उनकी ब्रांड को ग्रो करने में, उनको कस्टमर एक्वायर करने में। तो मनीष भाई ओवर टू यू। क्या आप अपनी स्टोरी बताएं, फुल स्कूप के बारे में बताएं कि कैसे स्टार्ट किया, कैसे आइडिया आया, कैसे आपने उसको प्लान किया। Right. Namaste. Good to get on your podcast show. Thank you, Mayank, first of all, for inviting. और सबसे अच्छी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है जब मयंक और मेरी बात हुई कि पॉडकास्ट करना चाहिए। अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से कोई एक या दो लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिलता है या उनकी जर्नी में थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है। कर तो हर कोई पाता है जिसमें भी पैशन है। एक्सपीरियंस से सिर्फ ये रहता है कि अगर 3 साल लगने वाले होते हैं तो 2 साल में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर वो थोड़ा भी बेनिफिट रहता है तो मैं समझूंगा ये टाइम देने का, ये एक्सपीरियंस, ये बात करने का मकसद सफल रहा। सो जैसा मयंक ने बताया, मेरा नाम मनीष वासवानी है। मैं एक एजेंसी रन करता हूँ, एड एजेंसी, जिसका नाम है फुल स्कूप डिजिटल, जो हमने स्टार्ट करी थी 2012 में। सो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड 1 डेकेड। और मेरे कॉलेज टाइम पे एक मेंटोर थे मेरे, जिनके कुछ रहता है ना लाइफ में, बहुत सारे मेंटोर्स कुछ चीज़ें बोलते हैं जो आपको लाइफ टाइम याद। बोला गया 7,000 स्टेटमेंट एक दिन में सुनते हैं, बट उसमें से बहुत सिलेक्टेड रहते हैं जो हमें काफ़ी सालों बाद तक याद रहते हैं। तो वो स्टेटमेंट उस टाइम का एक मुझे याद है कि आप अगर 1000 दिन तक कोई पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो आप लाइफ टाइम करेंगे। 1000 दिन मतलब 3 साल मोटा मोटा आपको कर लेनी चाहिए। तो अगर कोई स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और शुरू में कुछ चैलेंजेस आते हैं, बेबी स्टेप्स लेने चाहिए। अपन 20 साल 50 साल बाद का सोचने की जगह 3 साल कुछ भी स्ट्रगल करके या कॉम्प्रोमाइज करके या एडजस्ट करके मुझे सस्टेन करना है, फिर तो दुनिया साथ दे देगी उसको आगे बढ़ाने के लिए, खुद यूनिवर्स हेल्प कर देगा। तो 10 साल एक ये पॉजिटिव फैक्टर देता है कि एक डिकेड क्रॉस कर लिया, शुरू में 3 साल एंड देन 10 years। फुल स्कूप इज एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो होटल्स के लिए स्पेसिफिकली सोशल मीडिया हैंडल करती है। बहुत ही सिंपल रखना पसंद करते हैं हम हमारे मिशन स्टेटमेंट को, विजन स्टेटमेंट को, दैट वी हेल्प hotels to do digital marketing well. Um, we started with handling variety of clients. तो कब इंदौर से स्टार्ट किया आप लोगों ने? 2012 में इंदौर से स्टार्ट किया था मैंने। सो मैं शुरू में क्लाइंट से मिलता था तो कोई जानता था कोई नहीं जानता था, बट लास्ट 3-4 साल से इट इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया और बाकी चीज़ों में भी काफ़ी ग्रोथ किया है। तो एवरीवन नोज अबाउट इंदौर। प्रॉस कॉन्स दोनों रहते हैं जब आप एक छोटे शहर से या मिड स्केल शहर से चालू करते हैं, बट अगर आप ही का शहर है तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहता। यू आर दैट इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन हैव। तो जब स्टार्ट किया था यहाँ पे थी, आई स्टिल रिमेंबर, एक छोटा सा रूम था घर से, वहां से स्टार्ट किया था। फर्नीचर स्टोर में सबसे पहला नाम कौन सा है? महिदपुर वाला का है, आप भी इंदौर से, आप जानते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहला नाम किसका है? लोटस का। उस टाइम पे, अब तो काफी कॉम्पिटिटर्स पैन इंडिया लेवल के आ गए, बट उस टाइम पे दैट वाज दी ओनली। जिम्नेशियम में कौन सा है? गोल्ड जिम है। सबके नाम बनाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम जो आ रहे हैं सारी इंडस्ट्रीज में अप्रोच किया, थैंकफुली सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में ही जो भी इंडस्ट्रीज आप जानते हो, उनका जो फर्स्ट नाम है, दैट वी आर वर्किंग विद सोशल मीडिया, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव रहता है टू पैर जमाना, टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। उनमें एक नाम था होटल में, फर्स्ट कौन सा है? सरोवर पोर्टिको इंदौर। वो उस टाइम पे हुआ करता था, फिर बंद हुआ, नया वापस चालू हुआ है। और सरोवर में एक अच्छी चीज ये हुई कि दे टुक अस टू देयर कॉर्पोरेट ऑफिस कि आप इंदौर सरोवर का अच्छा कर रहे हो, नाउ यू कैन गो टू अदर प्रॉपर्टीज, सरोवर टू रेडिसन टू मैरियट। फास्ट फॉरवर्डिंग 10 years फ्रॉम नाउ, वी थॉट होटल्स को सबसे ज्यादा वैल्यू एड ऑन हम दे पा रहे हैं और होटल्स को हमारे थ्रू सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, तो क्यों ना सिर्फ होटल्स के लिए वर्क किया जाए। सो और एक फास्ट हाँ, सॉरी तो पर ऐसा यूजुअली कस्टमर को छोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऐसा हो जब आपका एक बार नाम बन गया, आप महिदपुर वाला के साथ काम कर रहे हैं, तो आई एम श्योर दूसरे फर्नीचर वाले लोग भी आते होंगे, वो भी बोलते हैं हमारे साथ भी कर दो। तो ये कैसे डिसाइड किया कि यार इस टाइप के कस्टमर के साथ आपको दूसरे बेटर कस्टमर मिलते हैं, तब शायद आपके लिए छोड़ना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि तब आपको दिख रहा होता है कि वो आपके काम की वैल्यू कर रहे हैं, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप जो सर्विस कर रहे हो, आपके लिए वो सर्विस ना भगवान के बराबर रहती है। यू नीड पीपल टू वैल्यू दैट। अगर आपको कोई ऐसे कस्टमर मिलेंगे जो बोलेंगे यार ये काम तो ठीक है कर रहे हो, अच्छी चीज है, नहीं भी हम करवाएंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा, तो आपका मन पॉजिटिवली उधर लग नहीं पाता है। पैसा बड़े सेकेंड, तो आपकी सर्विस की वैल्यू कर रहे हैं क्या वो। तो होटल्स में मैं कैसा हुआ था कि उनको ना दिल से बहुत ज़रूरत थी, सोशल मीडिया कर लो, डिज़ाइंस बना लो, हमारे मेन्यू, ब्रोशर, न्यूज़पेपर ऐड, रेडियो एड्स, उसमें कुछ आइडियाज़ दो। और एडवर्टाइजिंग एजेंसी की नींव जो रहती है वो क्रिएटिविटी रहती है।
बाकी काम तो आप फ्रीलांसर से भी करवा सकते हो, इन हाउस हायर भी कर सकते हो। करेक्ट, करेक्ट। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि उस क्रिएटिविटी की वो वैल्यू करते थे कि हम हट के क्या कर रहे हैं। और उस दिन से लेके अभी तक एक कॉम्पिटिशन फेस हम लोग करते हैं। कोई बहुत बड़ी दूसरी एजेंसी हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। जो छोटी-छोटी सी टियर 2 सिटीज़ में एजेंसीज़ हैं, या कोई एक फ्रीलांसर जो होटल के पीछे वाले घर में बैठा हुआ है, वो उनका काम कर सकता है, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक सोच जो डे 1 से रही है, जो आज भी मैं फॉलो करता हूँ, टीम को भी बोलता हूँ, वो ये रही है कि यू नीड टू क्रिएट अ टीम योर क्लाइंट कैन नॉट ड्रीम टू हैव। आपके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो क्लाइंट चाह के भी अपने पास नहीं बना पाए। वो फ्रीलांस एक जना रहेगा या वो छोटी कंपनी, पर आपकी टीम आपकी बेस्ट स्ट्रेंथ रहेगी। नाम और ये सब तो शुरू में एक्सेस दिलाने के काम आता है कि हाँ, ये बड़ी एजेंसी है, इतने क्लाइंट्स करती है। उसके बाद आपकी टीम पिक्चर में आ जाती है। तो कई लोग बोलते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपने ये नहीं लगा कि हमने रिस्क लिया किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को पिक करके, कल के दिन कोविड जैसी कभी कोई सिचुएशन खुदा ना करे आए, पर फिर भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता। लोग बोलते हैं कि डाइवर्सिफाई जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा, पर आपने तो स्पेशलिस्ट होकर फोकस किया कि चलो सबको कट डाउन करते हैं, जो हमारी सर्विसेज को या जिसमें काम करके जिनके साथ मजा आ रहा है उस पर फोकस करते हैं। तो स्ट्रेंथ को फोकस करके ये डिसीजन कैसे लिया? तो ये ना स्टार्टिंग में डिफिकल्ट रहा था कि कुछ क्लाइंट्स जा रहे हैं, बट थैंकफुली एक चीज़ अच्छी हुई थी कि व्हेन वी वर्क आवर बिजनेस मॉडल इज टू हैव स्मॉल मनी फ्रॉम सेवरल क्लाइंट्स। कुछ एजेंसीज मैंने जब R&D करी तो ये देखा था कि दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन 2 to 3 नेम्स। ये 2-3 क्लाइंट है, बहुत हैवी पैसा देते हैं। उस केस में ये होता है कि एक भी क्लाइंट अगर चला जाता है तो आपका एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में आ जाता है। पर अगर छोटे-छोटे बहुत सारे क्लाइंट, और ये भी वन ऑफ द स्टेटमेंट सेट बाय मेंटोर था कि आप फोकस करें रेवेन्यू मॉडल पे कि वो छोटा-छोटा रहे। पर हाँ, जो आप पूछ रहे हैं निश पे फोकस करना बहुत डिफिकल्ट रहा था, बट आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का कंबाइंड आंसर दे रहा हूँ कि पहले तो जब आप छोटे क्लाइंट्स जो वैल्यू नहीं करते हैं उनको छोड़ते हैं, वो आसान हो जाता है जब आपको कुछ बड़े क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फर्नीचर छोड़ना आसान रहा था, एंड वी फोकस स्पेशली ऑन होटल्स। और होटल्स धीरे धीरे बढ़ते गए, टीम एक्सपर्टाइज होती गई। एक ऐसा मोमेंट आ गया जब कोई होटल अगर कॉल करके बोल रहा है, मनीष आपका रेफरेंस दिया था फुल स्कूप का, और हम चाह रहे हैं कल से ही आप काम चालू करें। मयंक, इतना ईज़ी था कि मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, टीम में से अकाउंट मैनेजर हैंडल करना है, एंड दे आर एक्सपर्ट टू टेक ऑल द डिटेल्स। उनको पता है होटल्स कैसे फंक्शन करता है, क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए, और सोशल मीडिया उन्होंने स्टार्ट कर दिया उसके लिए। सो दैट हेल्प्ड अस टू हैव अ नीश। सेकंड, जो आपने बोला कि कभी ऐसी प्रॉब्लम आई क्या, बिकॉज़ पीपल से सारे एग्स एक बास्केट में नहीं होने चाहिए। ये रिस्क शुरू से ली थी, बिज़नेस इज़ अबाउट टेकिंग रिस्क। एक बार ये प्रॉब्लम आई थी और वो कोविड टाइम पे आई थी। जब बहुत ज़्यादा मन भी हुआ दैट लेट्स स्टार्ट फॉर अदर, ट्राई भी किया, बट फिर ये लगा कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ब्लॉक ए। उस बिजनेस को या उस इंडस्ट्री को समझने से शुरुआत करनी पड़ेगी। तब तक 2-1 साल में तो इंडस्ट्री ठीक हो गई, वापस रिवाइव हो गई। तो अल्टीमेटली देन वी स्टेड, एंड ज्योग्राफिकली एक्सपैंड करना ज़्यादा बेटर लगा बजाय कि वर्टिकल एक्सपेंशन करें। सो इंस्टेड ऑफ इंडिया, बाहर के होटल्स के लिए वर्क करते हैं वो बेटर है, बजाय कि आउट ऑफ जाए। तो अभी कौन-कौन से होटल्स के साथ में आप काम करते हैं? जिनके साथ में एनडीए जिनका नाम हम शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ बताएँ? We can share group names for all the clients: Radisson, Marriott, Hyatt, Hilton, IHG, जो भी इंडिया की लीडिंग होटल्स हैं। आई थिंक ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं होगा जिसका मिनिमम एक प्रॉपर्टी नहीं हो। थैंकफुली वी हैव बीन इनटू दिस पोजीशन कि वी आर वर्किंग फॉर अराउंड 70 होटल्स प्रेजेंटली, और अभी तक 10 साल में 250 प्लस होटल्स के लिए वर्क किया है। We have a team of 50 team members sitting in the heart of Indore, just behind Sayaji, and we work for their social media, their all creative artwork requirement, कंसल्टिंग देम कि आपको किस टाइप के परफॉर्मेंस मार्केटिंग एड्स लगाने चाहिए, व्हाट्सएप ऑटोमेशन या एआई जो नई चीज़ आ रही है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बेटर डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो ये हमारी टीम है, ये हमारी सर्विसेज है, और इस तरीके से हम वर्क करते हैं। और यूजुअली इन लोगों की क्या प्रॉब्लम्स रहती है जो होटल्स आपके पास में आते हैं? उनको बिज़नेस का प्रॉब्लम रहता है या उनको ब्रांड का प्रॉब्लम रहता है? उन्हें कॉम्पिटिटर से अच्छी विजिबिलिटी चाहिए या नई प्रॉपर्टी कहीं लॉन्च कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है उनके बारे में, तो ये क्या प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आते हैं? तो अपन बिजनेस सेशंस में कई बार मयंक, आप भी मैं भी सुनता हूँ कि अगर आपको एक अच्छा स्टार्टअप क्रिएट करना है तो आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। आपका क्वेश्चन भी उससे ही रिलेटेड है। मैं शायद बहुत हाई वैल्यू आंसर नहीं दे पाऊंगा, बट एक ओरिजिनल आंसर दूंगा, ऑनेस्ट आंसर दूंगा। हम होटल्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। हम उनकी एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम कि आप सोशल मीडिया हमारा हैंडल कर लो, बस उतनी सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, बट लर्नर्स के लिए एक जो लर्निंग पॉइंट यहाँ पे है कि कई बार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज़रूरी चीज़ हो जाती है कंसिस्टेंट रहना। हम लोगों ने बहुत सिंपल प्रॉब्लम, बहुत बड़ा कोई वो नहीं किया है कि जो चीज़ कोई नहीं कर पा रहा है हम वो कर रहे हैं होटल्स के लिए। बहुत सारे लोग कर रहे थे जब हमने स्टार्ट किया था कि आपके
होटल के लिए हम सोशल मीडिया करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम। फेसबुक से शुरू किया था, फिर इंस्टाग्राम आया, फिर क्रिएटिव आर्टवर्क्स करेंगे। बट सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है हम जो भी छोटा-मोटा सक्सेस अचीव कर पाए हैं, उसके पीछे का रीज़न रहा था, वो रहा था कंसिस्टेंटली करना। 10 साल से। और मुझे याद है, यू आल्सो नो वी हैव अ कॉमन फ्रेंड विटी फीड, आई वेंट टू मीट हिम। तो ही आल्सो सेड कि जब मैं इंदौर में था तब इतनी सारी एजेंसीज को आते हुए जाते हुए भी देखा है, बट फुलस्कूप हैड बीन कॉमन इन द इंडस्ट्री। तो वो कंसिस्टेंसी की वजह से रहा था कि वी कंटिन्यूअसली सर्व्ड एवरेज और बेटर देन एवरेज सर्विसेज टू ऑल द होटल्स दैट वी आर वर्किंग विद। वेरी नाइस। आपको इतने सारे लोगों को जब आप लोगों सो बेसिकली बड़े होटल्स के साथ काम करने के लिए कभी लोकेशन ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं रहा कि इंदौर में बैठे हुए हो और हम आपको कैसे बिजनेस दें, या कभी बड़े कस्टमर को एक्वायर करने के लिए उन्होंने आपको मुंबई में या किसी बड़ी सिटी में के लिए नहीं बोला? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग इंसिडेंस भी हमारे साथ हुआ है। 90% टाइम तो क्लाइंट ओके रहते हैं, क्योंकि उनको पता है डिजिटल का ही काम है, खुद ऑनलाइन काम है, तो ऑनलाइन ही बात करते हुए कर लेंगे सारी चीज़ें। और थैंकफुली हमारे यहाँ टीम ने प्रोसेस भी ऐसी बना के रखी है कि ग्रुप्स अच्छे हैं। पहले दिन ही हमने भेज दिया क्या चाहिए। क्लाइंट को डिस्टेंस पे होने की कमी महसूस हो, उसके पहले ही ये ऑनलाइन उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। लाइक फर्स्ट दिसंबर से लोग सोचना चालू कर रहे थे क्रिसमस पे क्या करेंगे, न्यू ईयर पे क्या करेंगे। हमारी टीम 15th को एक ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग करती है। 35 लोग यहाँ वाले ऑफिस में हैं, सब सुबह नाश्ते पे मिलते हैं हर 15th को, संडे है तो 16th को, जिसमें नाश्ता करते हुए नेक्स्ट मंथ में कौन कौन से फेस्टिवल या इवेंट्स आ रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। सब अपने अपने आइडियाज देते हैं। एक कलीग रहता है जो बेस्ट ऑफ द आइडियाज नोट करता है, उसका एक न्यूज लेटर बनाते हैं बेस्ट आइडियाज का, और 17th 18th 19th को सारे क्लाइंट्स को सर्कुलेट कर देते हैं कि अगले महीने में ये इवेंट्स आ रहे हैं, आप उनमें ये कर सकते हैं, उसमें से ये ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा, ये कम देगा, इतना आपका बजट होना चाहिए। ए टू जेड पूरा वो मंथली कैलेंडर, डिटेल कैलेंडर बना के उनको दे देते हैं। कई होटल्स मार्कॉम रखते हैं, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन मैनेजर। ये अगर वो बहुत प्रॉपर डिटेल में समझ लें, पढ़ लें, टाइम दे दें, तो उनको मार्कॉम की उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती। उतना डिटेल्ड कैलेंडर हम बनाते हैं। तो ये चीज़ हेल्प करती है उनको बांध के रखने में और हमारी सर्विसेज कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करने वेरी नाइस। तो बेसिकली आप लोग एक रिसर्च लैब हो जिसमें सारी चीजों को आप उस इंडस्ट्री के अराउंड में जो भी चल रहा है उसकी टॉप चीजों को आप खुद ही पिक कर लेते हो, कस्टमर को एडवाइस भी करते हो, एजुकेट भी करते हो कि ये चीजें फ्यूचर के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, और आप पूरा ऑनलाइन या डिजिटल ब्रांडिंग है आप। में। बिल्कुल, 100%। तो मनीष भाई, एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एज अ फाउंडर वी वांटेड टू ग्रो द कंपनी, वी थिंक कि यार चलो ये करेंगे, ये मेरा विजन है, इसको ऐसे आगे ले जाएंगे। बट इट्स ऑल अबाउट द टीम, इट्स ऑल अबाउट द पीपल, इट्स ऑल अबाउट द लीडर यू आर हायरिंग, और जो दूसरी लेवल की लेवल 2 लेवल 3 के लीडर्स हैं वो आगे बढ़ाएं। तो आप कैसे लोगों को हाँ, पिक करते हो? क्या ये ढूंढते हो कि जिन्होंने पहले इस टाइप की इंडस्ट्री में काम किया हो? इंदौर में लोग बोलते हैं कि यार टैलेंट का बड़ा फाइट आता है, स्पेशली जो आपकी इंडस्ट्री है उसमें क्रिएटिव लोग आपको चाहिए। आपके मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पॉपुलर नेम मैंने सुना है। तो अगर इकोसिस्टम उस लेवल पर नहीं है तो कैसे टैलेंट को आप फिल्टर आउट करते हो, और कैसे कंसिस्टेंट वैल्यू ऊपर से नीचे तक सारी टीम में डिलीवर करते हैं? क्योंकि टीम जब तक डिलीवर नहीं करेगी तो वो आप स्केल करना बड़ा चैलेंज हो जाता है। ट्रू। तो हाँ, ये प्रॉब्लम तो कई बार आती है कि इंदौर में टैलेंट का चैलेंज रहता है, बट वेरी इनिशियली इन माय वर्किंग आई गॉट इन टच विद अ कपल ऑफ वेरी बिग कंपनीज। इन्फोबीन्स का आपने नाम सुना होगा। 2-3 और कंपनीज है जिन्होंने इंदौर में रहते हुए 500 या 1000 प्लस की टीम बना के इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस किए। तो जब भी मुझे ऐसा चैलेंज आता था, मुझे मैं अपने आप को ये मैसेज देता था कि यार अपने माइंड को एक्सक्यूज मत देने दे कि इंदौर की वजह से अपन बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी तो किया है। 1000 लोगों को इंदौर में बिठा के इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, मतलब ऐसा तो नहीं है नहीं हो सकता है। तो आपको सॉल्यूशन ढूँढने पड़ेंगे। सिर्फ इंदौर को मत देखो, आप आस-पास के एरियाज़ को देखो। वहाँ से पीपल आर क्रेविंग फॉर अ अपॉर्च्युनिटी टू कम टू इंदौर। उज्जैन, देवास, रतलाम, इवन भोपाल के बहुत अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ, क्योंकि वहाँ उन्हें उतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी नहीं है। थैंकफुली इंदौर इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो क्या आप उन्हें कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटी दे सकते हो? एंड व्हेन आई वाज़ सिटिंग विद सीईओ ऑफ वन ऑफ दिस लार्ज कंपनी जिनके 1000 प्लस एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी मुझे बताई थी कि मनीष, हम पूरे साल का मार्केटिंग जितना भी स्पेंड रखते हैं, बजट रखते हैं, उसमें से 80% हम दिवाली पे लगाते हैं। होर्डिंग पे, न्यूज़पेपर पे कि वी आर हायरिंग। 10 लाख का बजट साल का है, तो उसमें से 8 लाख रुपए हम सिर्फ एक फेस्टिवल पे लगा देते हैं, दिवाली पे, और वो भी हायरिंग पे लगा देते हैं। क्यों सर ऐसा करते हैं आप? क्योंकि दिवाली पे लोग वापस अपने घर आते हैं। बॉम्बे, दिल्ली में जो लोग काम कर रहे हैं, वो दिवाली पे घर आते हैं, और हम चाहते हैं होर्डिंग पे देखें कि आपको इंदौर में ही उस लेवल की अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, जिसके लिए आप अपना घर, परिवार सब कुछ छोड़ के बॉम्बे, दिल्ली में। वेरी तो मुझे बहुत बाहर इम्पोर्टेंट। सीखो, और घर वापसी के लिए आपने प्लान किया। हाँ, वो भी, और दूसरा उन्हें शायद पता नहीं है कि आपके खुद के शहर में भी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं।
प्लस आसपास के एरियाज वालों के लिए भी। तो अगर हम सही तरीके से प्रपोज कर सकते हो तो हाँ, वो आता है। दूसरा, आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम आती है क्या? सेम यही दोनों चीजें आपस में लिंक्ड रही। तो हमारे साथ एक बहुत अच्छा इंसिडेंस हुआ था कि 90% तो क्लाइंट्स को हमारी प्रोसेस की वजह से सॉल्यूशन मिल जाता है। प्रॉब्लम आए उसके पहले उन्हें पता है कि हाँ, ये डिस्टेंस पे बैठ के भी ये वाला काम कर देंगे। 10% जो थोड़ा एक ट्रेडिशनल थॉट रखते हैं कि हमें चाहिए ही। तो एक इंसिडेंस हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा ग्रुप का, बट उन्होंने बोला कि वी विल ओनली वर्क विथ यू इफ यू हैव अ पर्सन इन आवर सिटी मुंबई। तो हमने मुंबई में एक को स्पेशली हायर किया और उनके ऑफिस में वो बंदा बैठा हुआ है। 2 महीने 3 महीने बाद जब एनालिसिस मीटिंग हो रही है, तब ये समझ में आ रहा है कि वो बंदा बैठा वहां है, पर उस वर्किंग उनकी पूरी फिर भी यहाँ से ही चल रही है। दे आर कनेक्टेड विद अस ऑन अ टोटल वर्चुअल मोड। कभी कुछ रिक्वायरमेंट रह रही है तो वहां बंदे को सेम ऑफिस में बैठा है वो, पर उठ के नहीं बता रहे हैं वो वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि उन्होंने खुद ने ये एग्जीक्यूट करते हुए फील किया कि ये प्रोसेस ज्यादा ईजी है। वो बंदा है, 2 महीने में चेंज हो गया, किसी दिन छुट्टी पे है, किसी दिन उसको नहीं क्वालिटी आ रही है, बट ये प्रोसेस कभी चेंज नहीं हो रही। प्रोसेस हमेशा फिक्स फॉलो हो रही है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे इस लिंक पे जाके ये रिक्वायरमेंट बतानी है और मुझे 24 वर्किंग आवर्स में उसका रिप्लाई आ जाएगा। वेरी नाइस। तो आपने प्रोसेस के बारे में बताया, तो ये प्रोसेसेस कौन बनाता है? आप बनाते हो, आपके कंपनी में एचआर बिल्ड करते हैं, और कैसे मैनेज करते हो कि ये प्रोसेसेस कंसिस्टेंट होना चाहिए? तो बिल्ड कौन करता है, उनको मैनेज कौन करता है, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कौन करता है? तो प्रोसेस बनाने का काम मयंक टॉप टीम का ही रहता है। मैं और एक दो जने ऐसे हैं थैंकफुली जो काफ़ी टाइम से 7-8 साल से टीम में जुड़े हुए हैं। तो वो टॉप टीम जो है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन 2 तरीके से हो सकता है। या तो आज का ढूँढ लो, आज उसकी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, या उसकी एक प्रोसेस बनाओ। और प्रोसेस नेवर एंडिंग जॉब रहता है। वो आपकी कंपनी को 5 साल हो गए हों, 10 साल हो गए हों, 20 साल हो गए हों, आपको प्रोसेस कंटिन्यूअसली नए चैलेंजेस की बनाते रहनी पड़ती है या उन्हें एटलीस्ट अपग्रेड करते रहना पड़ता है। तो कोई भी जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अगर आप एक कंसल्टेंट भी हैं, अकेले कर रहे हैं या एक छोटी टीम में बढ़ना चाह रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आपके पास आज के दिन में आ रही है, एक पर्टिकुलर नोटपैड अपने पास रखें जिसमें आप ये लिखें कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है और उसका डॉक्यूमेंट कर लें। गूगल ड्राइव हम सब यूज़ करते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से अलग-अलग फ़ोल्डर्स बना लें, एक एचआर फ़ोल्डर, एक मार्केटिंग फ़ोल्डर, एक एडमिन फ़ोल्डर। आज आपके राहुल काम कर रहा है एज़ अ एडमिन, बट अगर आपके पास वो प्रोसेस है, राहुल की जगह अगर दीपक जॉइन कर रहा है 3 महीने बाद, आप सिंपली उसको ये ऑपरेशंस मैनुअल ऑफ एडमिन दे सकते हैं, ऑपरेशंस मैनुअल ऑफ फाइनेंस दे सकते हैं, ऑपरेशंस मैनुअल ऑफ एचआर दे सकते हैं, जो सिंपल एक गूगल ड्राइव लिंक रहेगी जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। कि अगर हमें प्लम्बर को बुलाना है, एक एडमिन के ऑपरेशंस मैनुअल हमारे यहाँ इस डेप्थ तक बनी हुई है कि ऑफिस में प्लम्बर की ज़रूरत है, ये 6 प्लम्बर है जो इस एरिया के हैं, आप 6 को कॉल करो जो सबसे पहले आ पाए। ये माइनर चीज़ हुई, माइनर से लेके मेजर। अगर अकाउंट्स के बंदे को एक एग्रीमेंट क्लाइंट को कैसे भेजना है की ज़रूरत है, तो उसके पास उस मैनुअल में बना हुआ है पूरा फॉर्मेट कि आप इस फॉर्मेट में बना के एग्रीमेंट आगे दे सकते हैं। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। सो अच्छी टीम को हायर करना, फिर अच्छी प्रोसेसेस बिल्ड करना। जैसे आपने बताया कि जो-जो समय-समय पे बहुत अलग-अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो ओवर द ईयर क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई? अच्छी प्रॉब्लम आना जो कि पहले से बेटर हो, ऑब्वियसली ये ग्रोथ की निशानी होती है कि कंपनी ग्रो कर रही है। तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी, उनको कैसे ओवरकम किया? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और प्रॉब्लम तो जेन्युइनली एज़ एन एंटरप्रेन्योर वी ऑल अंडरस्टैंड कि लाइफ टाइम आती रहती है। कई बार बाहर से लोगों को देख के लगता होगा कि ये कंपनी अच्छी एस्टेब्लिश हो गई है, योर कंपनी आल्सो, आवर कंपनी आल्सो, बट सबके इंटरनली बहुत चैलेंजेस रहते हैं। और एज़ एन एंटरप्रेन्योर वी फायर फाइट एवरी टाइम। एक चीज़ का आप सॉल्यूशन ढूँढोगे, इतने में दूसरे केबिन में आग लग रही है, दूसरे केबिन में पानी डालोगे, तीसरे केबिन में लग रही है। आपने सोचा कि यार क्लाइंट्स आ गए हैं पर इनको सर्विस अच्छी नहीं मिली, अपन कुछ अच्छे लोगों को हायर करो, रिस्क लेते हैं, भले सैलरी ज़्यादा देनी पड़े। आपने हायर करी, इतने में वो क्लाइंट चला गया कि वी वांट टू ट्राई सम अदर कंपनी। फिर आप क्या करोगे? इतनी मुश्किल से हायर किया, यू कैन नॉट रिमूव दैट पर्सन, फिर ढूँढना चैलेंजिंग। तो ये एक 360 डिग्री साइकिल है जो कंटिन्यूस चलती रहती है और यही आपकी लाइफ है। मतलब यही आपको बैलेंस करना है कि आप कैसे करें, तभी मजा आता है टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो बड़े चैलेंजेस आए थे। एक तो ये जो सिचुएशन मैंने बताई कि कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्हें लग रहा है कि आप और बेटर सर्विस दे सकते हो, उसके लिए आपने टीम हायर करी, बट क्लाइंट का तब तक पेशेंस खत्म हो गया, दे मूव्ड ऑन एंड यू हैव टू नाउ एंश्योर कि ये कैसे आप टीम को हायर करें। दूसरा, इंदौर की हमने बात करी थी कि ट्रेन करना लोगों को या नए लोगों को लाना डिफिकल्ट रहता है। आप इतनी एनर्जी, शुरू के 2 महीने लगते हैं, तो बहुत पहले हमने एक प्रोसेस करी थी, जो प्रॉब्लम इस साल भी फेस करी है कि आप एक रिटेंशन अमाउंट, पीएफ, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें स्टार्टअप्स यूजुअली अवॉइड करते हैं, बट पहले से रखें। हाँ, एक बेनिफिट रहता है, रुकने की वजह मिल जाती है। हाँ, कई बार ऑफ चेंज स्ट्रैटेजिक थॉट नहीं रहता है, हाँ, एक मूवमेंट ऑफ थॉट रहता है कि कल दोस्तों के साथ ड्रिंक्स पे बैठा था एक बंदा, वहाँ बात हुई, अरे यार यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी कर ले। हाँ, वो मूवमेंट थॉट्स
पे एक इंसान इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले जॉब चेंज करने का, हम्म, उसके लिए छोटे से रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं। आई वुड से पॉजिटिव रोड ब्लॉक्स, कि मेरा तो साल भर का रिटेंशन अमाउंट है, तो आई हैव टू वेट फॉर अ ईयर। पीएफ चल रहा है, यहाँ से ईएसआईसी चल रहा है, अप्रिसिएशन मुझे अच्छे मिलते हैं। तो ये चीज़ें जो शुरू में हमें लगती थी छोटी छोटी चीज़ें, यार इसकी वजह से थोड़ी कोई जॉब चेंज कर लेता होगा, बट बाद में समझ में आता है कि ये चीज़ें रोकती है लोगों को। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये चैलेंजेस हैं साल में। क्या क्या लर्निंग है, हर एक के लाइफ में कुछ बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, पर आई एम श्योर कई सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि लगता है कि काश उस टाइम पर नहीं लिए होते, जिनसे समय बर्बाद होता है, पैसे बर्बाद होते हैं। तो आपकी क्या लर्निंग रही? ईयर्स से मैं बोलूंगा कंसिस्टेंट रहिए, दैट यू हैव टू वैल्यू योर टाइम मोर देन मनी। यू हैव टू वैल्यू योर टाइम मोर देन मनी। शुरू शुरू में हम कई बार छोटे छोटे अमाउंट का भी सोचते हैं। ऑफ कोर्स मतलब मैं ये फैक्ट को वो नहीं करूंगा कि फंड्स कम रहते हैं स्टार्टिंग में, बट फिर भी आपको ये एक अजम्पशन रखना पड़ेगा, इसी को शायद विजुअलाइजेशन या विजन बोलते हैं। ये अजम्पशन रखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में आपके पास अच्छी अर्निंग्स रहने वाली है, बट आपका टाइम आपके पास भी, नॉट ऑफिशियली पर्सनल लाइफ की भी बात करूं अगर मैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा 50 60 70 ईयर्स के जब हम होंगे, जब हमारे पास टाइम कम रहेगा, पैसा एबंडेंस में रहेगा। तब ये फैक्टर आता है कि स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस टाइम पे अगर उतना पैसा अर्निंग पे फोकस देने की जगह टाइम सेव, जो भी एक्स्ट्रा रिसोर्स हायर करके आप अपना टाइम बचा पा रहे, करनी चाहिए। ये मुझे एक सबसे बड़ी लर्निंग मिली, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत बहुत हाथ पैर मारना, लोकल ट्रेन्स में घूमना, सब चीज़ें करिए, बट अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा और पहले एक्स्ट्रा टीम हायर कर ली होती, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ, you would have saved the time which you would have spent in something that other team members cannot। as an entrepreneur आपको अपने बिजनेस का सबसे टफेस्ट रोल प्ले करना चाहिए। ईजिएस्ट रोल प्ले या ईजियर रोल प्ले जो कोई और कर सकता है, वहां पे टाइम नहीं लगाना चाहिए। टफेस्ट से मेरा मतलब है बिजनेस डेवलपमेंट, दैट इज समथिंग दैट यू probably have to do yourself, या फिर मॉनिटरिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स लाइक एडमिन एचआर। एक एक दिन फिक्स कर लो, ट्यूसडे अकाउंट्स, वेनेसडे एचआर, बट उसमें बहुत माइक्रो मैनेज या माइक्रो इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि आपका टाइम आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई इंटर्न या फ्रेशर या एक्सपीरियंस हायर कर सकते हो, अलाउ करते हैं बजट, तो वो करो ताकि आपका टाइम सेव हो और आप बेटर जगह पे लगा। और बेसिकली लीडर्स को ग्रो कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का चैलेंज आता है कि यार मेरी एनर्जी जितना कोई मैच ही नहीं कर पा रहा है, मैं चाहता तो हूँ ये काम किसी को देना, पर वो उस लेवल पे मिल ही नहीं रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँ? तो जितना ज़्यादा टफ अपना क्वेश्चन रहता है, उतना टफ उसका सॉल्यूशन रहता है। जब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि मैं प्रोसेस कैसे बनाऊं, टफ है, तो उसका लिए एक टफ सॉल्यूशन। जब बहुत ही टफ क्वेश्चन है कि लीडर कैसे बनाऊं, तो उसके लिए और टफ सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ये है कि आपको उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ट्रस्ट करके छोड़नी पड़ेगी। आप लीडर ज़्यादा पैसे देके नहीं बना सकते हो, ज़्यादा बड़ी पोजीशन देके नहीं बना सकते हो। आप लीडर बना सकते हो जब आप दिल से उनको बहुत हाई लेवल की फ्रीडम देने के लिए तैयार हो। आप अगर ट्रैवल कर रहे हो बिजनेस के काम से, क्या आपने उसको इस लेवल की फ्रीडम देके रखी है कि तू प्रोसेस मॉडिफाई कर सकता है, या तू कौन सा क्लाइंट किसको देना है, या सैलरीज डिस्कशन या डिसीजंस लेने की अथॉरिटी आपने दी हुई है, टीम में किसको हायर करना है, किसको आप बहुत अच्छा नहीं काम कर रहा है तो मे बी सॉफ्ट नोटिस देना है। अगर आपने इस लेवल की अथॉरिटी आपके उस कलीग को दे दी है जो आपके साथ ऑलरेडी 3 4 साल से है, तो वो डेफिनेटली एक सीनियर लीडर के रूप में उभरेगा। और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, मयंक हो सकता है मैं गलत हूँ, आप करेक्ट करना आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, बट मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि इंटरनल टीम से लीडर्स क्रिएट करना ज़्यादा बेटर और ईजियर रहता है, कंपेयर टू आप डायरेक्टली किसी को लीडरशिप पोजीशन पे या सीनियर पोजीशन पे। वेरी ट्रू। आई थिंक जो आप बोल रहे हैं एकदम फंडामेंटली करेक्ट है। हमारी कंपनी में हमने शुरुआत में कुछ एक्सटर्नल लीडर लाने की कोशिश की, मिजरेबली फेल्ड हुआ मैं। फिर मैंने इंटरनल 2 लोगों को ग्रो किया। फिर मुझे लगा कि यस, आपको कुछ अलग से लोग भी लाने चाहिए। तो ओवर द पीरियड टाइम आई आल्सो लर्न फ्रॉम अ मेंटर कि बाहर के लोगों को कैसे हायर कर सकते हैं, अच्छे लीडर को कैसे ला सकते हैं और दोनों के बीच में एक बैलेंस कैसे बना सकते हैं। बट अंदर से टीम को ग्रो करना एक एडवांटेज रहता है, क्योंकि आपको फेथ है, आपने उसकी जर्नी को देखा है। बट थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी इंदौर में ये आता है कि पीयर ग्रुप की लर्निंग उतनी इवॉल्व नहीं हुई होती है, तो बहुत क्वालिटी आउटकम नहीं आता है। अगर कोई ऐसा लीडर मिलता है जो खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके अपने आप को एक लेवल अप कर ले, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो हाँ, सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। हाँ, तो ये आप लर्निंग के बारे में बात हुआ, मिस्टेक्स के बारे में बात हुआ। अब कोई भी बंदा अगर अपनी सर्विसेज़ कंपनी अभी स्टार्ट करना चाहता है या कोई भी स्टार्टअप करना चाहे, शायद सेल्फिश साउंड करूँगा, बट मुझे लगता है कि अब जो एरा है या जो इकोनॉमी है, उसके हिसाब से इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअली स्टार्टिंग, इट्स बेटर टू कोलैबोरेट एंड स्टार्ट।
मे बी सोचने में डिफिकल्ट लगता है, बट जब आप किसी ग्रोइंग एजेंसी के पास या ग्रोइंग कंपनी, आप जिस भी सेक्टर में हो, आईटी में हो या जिसमें भी, आप किसी ग्रोइंग कंपनी के पास जाओगे कि क्या हम ऐसी कुछ विन विन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिसमें मैं आपके साथ भी काम कर रहा हूँ और वो मेरे लिए अपना काम भी हो, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। जब हम सोचते हैं कि कोई क्यों करेगा, ऐसा ऐसा थॉट आता है कि व्हाई वुड एनीवन वांट टू कोलैबोरेट, वो तो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है ना। बट शायद जो ग्रोइंग कंपनीज हैं या अच्छे हायर स्टेज पे हैं, उनको भी ऐसे पैशनेट लोगों की ज़रूरत है जो ऐसे इंट्राप्रेन्योर काम करें, नॉट एंटरप्रेन्योर, इंट्राप्रेन्योर, कि आप कहीं वर्क भी कर रहे हैं और वो आपके लिए भी एक सेफ्टी नेट रहेगी कि यू हैव अ कुशन ऑफ मे बी अ फिक्स सैलरी प्लस सम प्रॉफिट मार्जिन। मे बी सम ग्रोइंग कंपनीज वुड लव टू वर्क यू इन अ वे जिसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ऑफ कोर्स पूरी कंपनी के रेशियो में नहीं, एक पर्टिकुलर, एंड यू आर वर्किंग एज अ पार्टनर टू दैट कंपनी फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अगर मैं आज स्टार्ट कर रहा होता तो शायद मैं उस तरीके से स्टार्ट करता, क्योंकि एट एटलीस्ट जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, 10 years बिफोर इट वॉज मार्केट जहाँ उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। अपॉर्चुनिटीज़ थी, मार्केट उतना नहीं था। सो यू हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी जो आप टैप कर सकते हैं। नाउ देयर इज सेचुरेशन इन दिस इंडस्ट्री, सो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग कंप्लीटली ऑन ओन, कोलैबोरेट करें, या तो 2-3 फ्रीलांसर्स हैं मिलके एक टीम बना रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी ग्रोइंग एजेंसी के साथ अपना खुद का बिजनेस प्रपोज कर रहे हैं, दैट कैन रियली डू वेल। वेरी ट्रू यार, वेरी नाइस। आई थिंक थोड़ा-सा हम लोगों ने कोशिश की है, कई सारी कंपनियाँ हैं जिनमें वी इन्वेस्टेड स्मॉल मनी, दे वर इन कोलैबोरेटिव इन नेचर। तो कोई चेन्नई का यूआई यूएक्स स्टूडियो था, काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, तो उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया। उनको हम लोग ऑलरेडी वर्क देके देखते थे। एक कंटेंट की एजेंसी है जो कि लोगों की पर्सनल ब्रांड को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो वी फाइंड आउट कि यस, एक रिक्रूटमेंट की कंपनी है जो कि उस सेगमेंट पे डील करता था परमानेंट हायरिंग में, जिसमें हम लोग नहीं थे। तो हमने उनको कोलैबोरेट किया कि चलो पार्टनरशिप करते हैं। उनकी तरफ से प्रपोज़ल नहीं, हमारी तरफ से ही प्रपोज़ल था कि कैन वी इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, कैन वी वर्क टुगेदर, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री बिज़नेस है और हम कस्टमर को छोड़ रहे हैं, इससे तो अच्छा है कि हम आपको दे दें, और अगर आपको सिनर्जी बैठती है तो लेट्स वर्क टुगेदर। वाओ! क्या रहा फिर? दे वर पॉजिटिव? बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, क्योंकि हम ऑलरेडी उनसे रिलेशनशिप में तो थे ही, उनके साथ काम भी देखा था, एटीट्यूड भी पता था, कई बार मिले भी थे। सो आई थिंक वो फाइनेंशियल कॉल लेना हमारे लिए काफ़ी आसान था। सो आपने जो बताया ये बिल्कुल 100% ट्रू है कि पार्टनरशिप के साथ में जाने में हो सकता है कि मार्जिन्स उतने अच्छे ना एकदम से ना मिले, पर रिकरिंग बिज़नेस मिलेगा। इससे बिज़नेस को स्ट्रेंथ भी मिलेगी और आपका आधा प्रॉब्लम तो वो ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक किसी इंडस्ट्री को समझने में जो उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया है, वो आपके लिए फ्री एज़ अ गिफ्ट मिल जाएगा। करेक्ट, वेरी ट्रू। कूल ब्रो, इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लवली कन्वर्सेशन। होप हमारे ऑडियंस को भी मज़ा आएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको किसी को भी अगर कोई अगर सलाह चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, तो मनीष भाई कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं? प्लीज़ आप लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, और बिल्कुल कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं ऐसा सोचता था कि यार इनकी तो कंपनी है, ये क्यों टाइम देंगे? बट जेन्युइनली पीपल आर वेरी ओपन। कहीं न कहीं ये गिविंग बैक टू सोसाइटी रहता है। जो भी छोटी-मोटी सक्सेस अगर बिज़नेस की वजह से, एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से आई है, उसके एक्सपीरियंस से फिर। वेरी ट्रू। आई थिंक अगर आप में से किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए तो बेशर्म होके पूछिए। किसी तरीके से हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग बहुत ओपन रहते हैं हेल्प करने के लिए, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच मनीष भाई। लव टू हैव यू। मयंक